Brought to you by MDH मसाले। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। नेपाल में त्रासदी को 36 घंटे हो चुके हैं। एक दशक के बाद नेपाल ने ऐसी आपदा झेली। नदी के रास्ते में जो भी आता गया वो सब बहता गया। इंसान, मकान हो, दुकान हो, पुल हो, पानी वहां से निकल चुका है, लेकिन बर्बादी छोड़कर गया। आपको बताते हैं कि नेपाल में तबाही लाने वाली बाढ़ से अब तक कितना नुकसान हो चुका है। नेपाल सरकार ने अब तक 350 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। नेपाल ने दावा किया कि अभी भी 5000 लोग लापता हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार नेपाल में छोटे बड़े 35 पुल तो टूट चुके हैं, बह चुके हैं। 42 किलोमीटर लंबा हाईवे पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। नेपाल के जिस हिस्से में आपदा आई वहां 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा और वहां काम करने वाले कर्मचारी लापता हैं। शुरुआती रिपोर्ट जो सामने आई उनके अनुसार 200 अरब नेपाली रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ, जो भारतीय रुपए में करीब 12,000 करोड़ रुपए होता है। पहाड़ों के बीच बसे इस गांव में शांति है। नदी भी धीमी रफ्तार में बह रही है। तभी कैमरे में कैद हो गया पहाड़ से उतरता जल तैर। इसके बाद पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। सैलाब दबे पांव मौत बनकर आगे बढ़ रहा है। लोग चीख रहे हैं, नीचे घरों में मौजूद लोगों को भागने के लिए बोल रहे हैं। पहले लोगों को लगा छोटा फ्लैश फ्लड है, लेकिन देखते ही देखते सैलाब ने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। घर, मकान, दुकानें, खेती सब नष्ट हो गया। जो भाग सकता था उसकी तो जान बच गई, लेकिन जो भागने में नाकाम रहा उसे सैलाब निगल गया। वही तो बूढ़े मांझे यार। फ्लैश फ्लड से बर्बादी का ये वीडियो भी नेपाल के रसुआ का है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। सड़क पर लोग आवाजाही कर रहे हैं, गाड़ियां भी आ जा रही हैं। लेकिन अब यही लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। गाड़ियां सैलाब में खिलौने की तरफ बहती दिख। भारी भरकम बस सैलाब में तैर रही है। छोटी गाड़ियों को तो सैलाब ने चींटी की तरह मसल दिया। रसुआ के इस इलाके में नदी 90 डिग्री मोड़ ले रही है और इसी मोड़ पर ये गांव बसा हुआ था। और जब सैलाब आया तो सीधे इन घरों पर ही धावा बोल दिया। पहाड़ से आया जल प्रलय कितना ताकतवर था, अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए। 1 टन वजनी 15 फीट ऊंचा ये पत्थर सैलाब के साथ बहकर आ गया है। नेपाल के भोटे कोशी में फ्लैश फ्लड का असर त्रिशूली नदी में भी दिखा। त्रिशूली नदी में अचानक 30 फीट ऊंची लहरें पहुंची तो फिर चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर दिखा। नदी के दोनों तरफ बांध पर बने घर बह गए। हालांकि समय रहते सभी लोगों को मौके से हटा दिया गया था। नदी के पक्के बांध पर खिलौने की तरह दिख रही ये वो गाड़ियां हैं जिसे सैलाब अपने साथ बहा कर लाया और कबाड़ बनाकर यहाँ पटक कर चला गया। कार, बस खिलौने की तरह उल्टी पड़ी। ऐसा लग रहा है कि इन गाड़ियों को किसी ने यहाँ पर लाकर रख दिया है। अब सैलाब की ताकत का अंदाजा लगा लीजिए। इसी से समझ गए होंगे कि नेपाल में कितनी तबाही हुई होगी। तिब्बत सीमा से सटे नेपाल के रसुआ, धांडी, नुआकोट और चितवन जिले में अचानक आए पानी के सैलाब ने कई गांव, सड़कों और हाइड्रो पावर परियोजनाओं को तबाह कर दिया। सबसे ज्यादा तबाही रसुआ जिले में हुई है। नदी के किनारे बसा पूरा कस्बा ही गायब हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ 1-2 घर ही बचे हैं। पूरा इलाका समतल मैदान बन गया है। अब इस तस्वीर को देखिए। नदी के दोनों तरफ मौजूद 1 किलोमीटर के दायरे में अब सिर्फ कुछ ही मकान दिख रहे हैं, जबकि पहले एक के ऊपर एक घर हुआ करते थे। टिमुरे, सप्रेबिश, हाकुबिश, माइलू, शांति बाजार और बेत्रावती जैसे कई शहर और गांव सैलाब की चपेट में आए हैं। इनमें से कई बस्तियां और बाजार पूरी तरह मलबे में बह गए। रसुआ के बाद सबसे ज्यादा तबाही नुआकोट जिले में मची है। ये नुआकोट का देवी घाट का इलाका है। पूरा इलाका गायब हो गया है। 1-2 इमारतें जो बची हैं वो भी मलबे में डूब चुकी हैं। नुआकोट में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है।
रेस्क्यू टीम घरों में सर्च ऑपरेशन चला रही है ताकि घायलों को सुरक्षित बचाया जा सके। नुआकोट में त्रिशूली बाजार रिहायशी इलाका बेत्रावती में सड़क बह गई है तो ठंगे और देवी घाट इलाका भी मैदान बन गया है। वहीं थाडिद में मालेकुपुर, बैरनी बाजार, महेश दोभान और बेनी घाट बाजार में भारी तबाही मची है। भोटेकोशी और त्रिशूली नदी में 30 से 40 फीट तक अचानक पानी आने से लोगों को हिलने तक का मौका नहीं मिल पाया। कुछ लोग भागे भी लेकिन सैलाब से आगे नहीं निकल पाए और मारे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। नेपाल की त्रासदी की जिन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया की रूह कांप उठी, उस त्रासदी के बाद भी भयावह तस्वीरों को ग्राउंड जीरो पर दिखाने के लिए उतरी जी मीडिया की टीम ने अपने कैमरे में कैद किया। यकीन मानिए कि जितनी तबाही आपको तस्वीरों में दिख रही है उससे कई गुना ज्यादा खौफनाक मंजर ग्राउंड पर जी मीडिया की टीम ने देखा। नदी पर जब कटाव हुआ तो उसके बाद वो कितनी डरावनी तस्वीर अपने पीछे छोड़ गई, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये तस्वीर दिखाता हूँ। अभी भी देखिए पानी का किस कदर बहाव है, जो करंट अब भी दिख रहा है और पानी के निशान दिख रहे हैं कि किस कदर ऊपर आया था। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ ये ठीक ये पूरा बागीचा लोगों के घर गांव हुआ करते थे और ऊपर ये त्रिशूल बाजार है ऊपर, और ये नोवाकोट का इलाका है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि त्रिशूल बाजार में जो तबाही, नोवाकोट में जो तबाही हुई थी, उस तबाही के मंजर पर हम खड़े हैं। और ये देखिए, अब इस तरफ देखिए, इस तरफ जो ऊंचाई पर लोगों के घर हैं वहाँ लोग बाग बैठे हैं और एक तरीके से कह सकते हैं कि जो रेस्क्यू टीम आ रही है और जो राहत बचाव कार्य चल रहा है, यहाँ पर लोगों को अनाज दिया जा रहा है। देखें हर जगह जो गाड़ियाँ खड़ी है सब में कुछ न कुछ सामान लदा हुआ है। ये सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं। देखिए ये जो पानी का टर्न हुआ था और पानी वो बीच के रास्ते से, एक बीच का जो आपको रास्ता दिख रहा होगा, ठीक कैमरे पे सामने दिख रहा होगा, उस रास्ते से भी पानी का एक बहाव आया। एक बहाव ठीक मेरे दाहिने तरफ से ऊपर से इस तरफ से आया और यूं आकर के ये देखिए ये पार्ट कितना चौड़ा, आसपास ये जो घर का जो इलाका था ये सब के सब पानी में बह गए। सबसे बड़ी बात है कि हमने जब पूछा, लोगों से समझने की कोशिश की कि आखिर कितनी बड़ी तबाही होगी, तो अभी किसी के पास कोई गिनती नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं ये जो जितने देख रहे हैं नदी के किनारे सब जगह घर थे, ये पूरा का पूरा घर किसी को पता ही नहीं चला और ये घर बह गया। तिब्बत से नेपाल आई महातबाही को गुजरे 36 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। जो पानी कल तक तांडव कर रहा था, पूरे गांव को खुद में समेट लिया गया। उन जगहों के हालात को ग्राउंड जीरो पर जी न्यूज की टीम ने अपने कैमरे से देखा। दिखाते हैं आपको कि पानी उतरने के बाद कैसी तबाही के निशान पीछे छूटे हैं। मैं इस वक्त नोवाकोट दरबार में हूँ। पीछे देख सकते हैं ये इलाका है जहाँ जो सबसे बड़ी त्रासदी जो हुई है यहीं पर हुई है। ज़रा यहाँ के जो लोग हैं, जो चश्मदीद हैं, उनसे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। भैया क्या हुआ था वो सुबह के वक्त, कैसे क्या हुआ? वो भैया वो गया था चाइना का बॉर्डर पे है ना, जो भोटेकोशी नदी था, वो उधर से तूफान आ गया था। वो माथी वो ताल था, ताल टूट गया था। तो टूट गया था उधर से। बंदे लोग को उतना अभी दूर है ना, उतना आदमी को खराबी नहीं, प्रशासन ने उतना बड़ा खबर नहीं आया। तो बंदे लोग भागने में जो खोज था ना, तो बारिश पानी सीधा है, आदमी सीधा मेरे ख्याल से तकरीबन 90% आदमी चला गया है। जो इधर से बेतरावती सिटी बोलता है और इधर त्रिशूली सिटी बोलता है, इधर बंदे नहीं है कोई भी। अभी हम कितना घूमने जाते हैं, आदमी नहीं है। ये पूरा बाजार, लंबा बाजार था, ये पूरा रौनक होता था, कहीं कुछ नहीं। ये पीछे, ठीक ये पीछे ये नदी बह रही है। आप जहाँ वो जो लाल टिमटिमाती देख रहे हैं वो नदी का एक किनारा है, बीच में नदी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर तबाही मची है और लोगों ने किस कदर अपनों को इस परिवार में खोया है। बिल्कुल चारों तरफ बिल्कुल मातम पसरा हुआ है, कहीं कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। और समझ सकते हैं जो लोग हैं यहाँ के, वो कह रहे हैं कि तकरीबन 85-90% जो पॉपुलेशन है वो बह गए हैं। अब आपको उस जगह की तस्वीर में दिखाता हूं जो नेपाल त्रासदी की तस्वीरों में सबसे ज्यादा वायरल। लोग आगे दौड़ रहे थे, सैलाब पीछा कर रहा था। उस लोकेशन पर जी मीडिया की टीम पहुंची। देखिए क्या मंजर दिखाई पड़ा। वो जो वीडियो में दिख रहा था कि जो ऊपर से कोई बना रहा था, नीचे जो लोग भाग रहे थे वो यहीं का था। यही जो यहीं का था, सामने था नदी। जो
एक वीडियो जो बहुत तेजी से वायरल हुआ था कि जिसमें दिख रहा है कि पीछे से पानी आ रहा है, पीछे पानी आ रहा है और लोग बच के भाग रहे हैं। दरअसल वो वीडियो वो यहीं का था, इसी जगह का था। जो दादा आपने कहा जो आपका है ना, ये आपका रसुआ और नुवाकोट बॉर्डर है, दो डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर में ना, उधर बड़ा सिटी है, जो वही जगह जो आप बोला था ना, जो वायरल हुआ था वही सिटी का। उधर से जो नदी आया, ये सामने दूसरा टर्न ले रहा है नदी, छोटा नदी वो साइड से आ रहा है, और नदी टर्न वाला है ना, क्या हो गया, उधर से छोटा नदी ब्लॉक कर दिया बड़ा नदी ने ना, और बड़ा एरिया वो सिटी एरिया तो थोड़ा समतल एरिया है, तो उधर से बड़ा नदी है, सीधा घुस गया अंदर। उधर का जितना जो घर है ना, पूरा टूट गया, पूरा गिर गया। नेपाल में जल प्रलय की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन जिन लोगों ने पानी वाली मौत को लाइव देखा, वो हाहाकारी विनाशकारी सैलाब को कई फीट ऊपर तक उफनते हुए देखा, पूरा का पूरा गांव मटिया मेट नक्शा एकदम खत्म होते हुए देखा, तो कभी उस खौफनाक पल को भूल नहीं पाएंगे। कैमरे पर तबाही के उन मिनटों को जैसे बताया, वो आपको शब्दशः सुनवाते हैं। नेपाल में 36 घंटे पहले आई त्रासदी ने ऐसी तबाही मचाई है कि अपने लापता हैं। सैकड़ों की जान जा चुकी है। इसके नीचे आपका बहुत इंसान भी है, ऊपर से लेके बहुत इंसान को इधर लेके आया है। आज सुबह भी 2 शव निकाले गए हैं, और कल आपका इधर से ही 4 शव निकाले गए। टोटल इधर से 6 शव निकल चुका है। नेपाल का रसुआ, नुवाकोट, धादिंग और चितवन, नेपाल के इन जिलों में जहां तक नजर जा रही है, वहां केवल तबाही और बर्बादी है। चारों तरफ कुछ दिख रहा है तो वो है केवल मलबा, दलदली मिट्टी, तबाही झेल चुके मकान, दूर दूर तक कुदरत के कहर के निशान। देखिए कैसे हरे भरे गांव और पुल कीचड़ और मलबे से ढके खंडहर में बदल चुके हैं। कुछ ही मिनटों में नदी किनारे बसे इन गांवों का पूरा दृश्य बदल गया है। घर, होटल, सड़कें, पुल, सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। तस्वीरें नेपाल के नुवाकोट जिले के देवीघाट इलाके की हैं, जहां दर्जनों इमारतें सैलाब से नष्ट हो गई। ये जो मकान आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये केवल 1 मंजिल नहीं था। कल सुबह तक ये मकान 3 मंजिला था। नुवाकोट जिले में भोटेकोशी नदी में ऐसा सैलाब उठा कि उसके बाद ये मकान मिट्टी के नीचे दब गया, और उसके आसपास जो कुछ भी था, सब कुछ सैलाब अपने साथ बहा ले गया। सिर्फ यही मकान नहीं, न जाने जैसे कितने मकानों को सैलाब ने लील लिया। तबाही की दस्तक किसी एकाध जगह तक सीमित नहीं रही, बल्कि हर कदम पर कुदरत ने विनाश किया। मेरा घर ही जो अभी वो खंडर जैसा हो गया है, ये जो वो ब्लॉक दिख रहा है ना, वो उसके आगे एक टीना है, वही है मेरा घर। घर तो पूरा नीचे चला गया। हाँ, पूरा नीचे डूब गया है। मौत को करीब से देख चुके ये लोग जब अपने आसपास नजरें दौड़ा रहे हैं, तो इन्हें ये किसी भयावह सपने जैसा दिख रहा है। इनका जो गांव कल तक गुलजार था, वो अब खंडहर में बदल चुका है। इनकी सांसें कुदरत ने बेशक बख्श दी हैं, लेकिन हालात मरे के समान बने हैं। इन लोगों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती एक जगह से दूसरी जगह जाने की है, क्योंकि नदी पार करने के लिए जो पुल था, वो बह गया है। सबसे बड़ी चैलेंजेस तो ये है कि रास्ता, इधर अभी कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं, कितने लोग को दबे हुए हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा। उधर तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। आगे इधर से आपका नदी है, पुल पूरा बहा चुका है, और उधर तक जाने का कोई भी आपका दूसरा रास्ता ही नहीं है। और उधर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी पता नहीं। पेड़, गाड़ियां, भारी भरकम ट्रक, करोड़ों रुपए खर्च कर बने पुल सैलाब के आगे खिलौने की तरह नाचते दिखाई दिए। जो अब तक केवल कुदरत की सुंदरता पर इतरा रहे थे, वो अब जान गए हैं कि कुदरत का क्रोध किसी को बख्शता नहीं है। नेपाल ने जो देखा, ये सिर्फ एक बाढ़ नहीं थी, ये हिमालय की बदलती जलवायु और संकरी घाटियों का खतरनाक संयोजन था, जिसने कुछ ही मिनटों में सैकड़ों परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको याद होगा कि इसी साल बकरीद के मौके पर गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में असद नाम के एक शख्स ने अपने जिगरी दोस्त सूर्या की चाकुओं से गूंथकर हत्या कर दी। हैरानी की बात यह कि असद ने सूर्या को कुर्बानी दिखाने के लिए बहाने अपने घर बुलाया, और अब 12 वफात के दिन राजधानी दिल्ली में जिम ट्रेनर इमरान ने 21 साल की हिंदू लड़की मुस्कान की हत्या की, वो भी उसके घर में घुसकर चाकुओं से। तो सवाल ये कि मुस्लिम त्योहारों पर हिंदुओं की हत्या के पीछे क्या कोई
मजहबी साजिश है। सन की आशिक का खूनी इंतकाम। इक्कीस साल के मॉडल का हत्यारा जिम ट्रेनर। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में मौजूद ये वही मकान है जहां 21 साल की मुस्कान रहती थी और इसी मकान में बीती रात मुस्कान पर चाकुओं से जानलेवा हमला किया गया, जिसके बाद मुस्कान ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। जानते हैं इस हत्याकांड को किसने अंजाम दिया? इमरान नाम के शख्स ने, जो कि पेशे से एक जिम ट्रेनर था। शुरुआती जांच में पता चला कि जिस जिम में मुस्कान वर्कआउट के लिए जाती थी, मगर बीती रात इमरान चाकू लेकर मुस्कान के घर पहुंच गया और फिर उस पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। इस दौरान जब चीख पुकार मची तो इमरान मौके से फरार हो गया। जब मुस्कान शाम को घर पर अकेली थी तो इमरान नाम का युवक इसी सीढ़ियों से होता हुआ सेकंड फ्लोर पर गया और उसके बाद उनकी कहासुनी हुई और उसके बाद इमरान ने उसके चाकू से कई वार किए गए और हम आपको दिखा देते हैं। और जब इमरान गया तो इसी रास्ते से गया था और जो सामने सीसीटीवी लगे हैं उसमें इन सीसीटीवी फुटेज में उनकी तस्वीर कैद हो गई। खून से लथपथ हालत में मुस्कान को अमर लीला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मुस्कान के दोस्तों का आरोप है कि जिम ट्रेनर इमरान बीते काफी वक्त से मुस्कान को परेशान कर रहा था। शादी वादी का तो मुझे नहीं पता, बट वो लाइक थोड़ा सा साइको टाइप भी था, थोड़ा सा पीछे पड़ रहा था काफी टाइम से। काफी इंसिडेंट्स हुए थे छोटे मोटे, लेकिन इस बार तो सर उसने हद ही कर दी। शुरुआती जांच में पुलिस को भी हत्या के पीछे आपसी रिश्ते की जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश में जुटी है। रात की घटना है और हमारी जो है जिले की बहुत सारी टीमें, आई वुड से कि मोर देन 15 टीमें पूरे रात से लगी हुई है। हम लोग सस्पेक्ट के बहुत क्लोज हैं और जल्दी ही जो भी अपराधी है इसको बहुत जल्दी कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। मैम कितने बजे के आसपास की घटना थी? देखिए अभी काफी चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये रात की बात है। 21 साल की मुस्कान आंखों में बड़े बड़े सपने लिए अपनी जिंदगी जी रही थी, मगर उसे क्या पता था उसका अपना ही जिम ट्रेनर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा विलन बन जाएगा। क्योंकि मौजूदा वक्त में मुस्कान आरोपी इमरान से संबंध नहीं रखना चाहती थी और यही इमरान को बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर रिश्तों में दरार की कहानी हत्या तक पहुंच गई, क्योंकि जिस जिम में इमरान ट्रेनर था वहां आने वाले लोगों का आरोप है कि वो नशे का आदी था। उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब सा लगता था कई बार। मैंने भी उससे 1-2 दिन ट्रेनिंग लिया, फिर अजीब व्यवहार के कारण उसको इसके जिम के मालिक ने भी उसको निकाल दिया। मेरे हिसाब से 1-1.5 महीना पहले निकाल दिया था उसको। हाँ, यहाँ पे वो ट्रेनर नहीं था। इस तरीके का व्यवहार था उसका? थोड़ा अजीब था, जैसे कोई नशेड़ी टाइप का हो जाता है, कई बार इस टाइप का व्यवहार देखा है उसको। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस मुस्कान को इमरान तहे दिल से चाहता था, उससे प्यार करता था, उसकी हत्या के लिए इमरान ने खास दिन चुना। वो था 12 फात यानी ईद ए मिलाद उन नबी का मौका। और ठीक इसी जगह गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में बकरीद के दिन असद ने अपने जिगरी दोस्त सूर्या की चाकू से गोदकर हत्या की थी। सवाल है, क्या जब जब ईद आएगी एक हिंदू मारा जाएगा? हालांकि दोनों हत्याकांड के पीछे की वजह अलग अलग है, लेकिन जिस तरह नफरतियों ने ईद के दिन को हत्या के लिए चुना है, उससे सवाल खड़ा होता है, क्या इस दिन को चुनने के पीछे कोई सोची समझी साजिश है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया था, मार दिया गया था। ठीक उसी तरह अब हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान का मर्डर किया गया। भरी कोर्ट में गोली मारेंगे जैसा मशहूर गाना गाने वाले कलाकार अंकित बालियान की हत्या की जिम्मेदारी गोगी गैंग ने ली। ये गैंग बाहरी दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव है और ये वही गैंग है जिसके सरगना जितेंद्र गोगी की हत्या टिल्लू ताजपुरिया गैंग ने रोहिणी कोर्ट में की। खबर है कि गोगी गैंग अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर ऑपरेट कर रहा है, लेकिन अंकित बालियान इसके निशाने पर क्यों था, इस रिपोर्ट में उसका उत्तर।
2022-23 में जब कोर्ट में गोली गाना है तो 1-2 कॉल आया था हमारे पास, अंकित के पास। तो मैंने उनको कहा था साहब 4 दिन है आपके, 5वां दिन है मेरा। सड़क पर गोली का खोखा, काली स्कॉर्पियो पर गोलियों के निशान, सीट पर चकनाचूर शीशा। ये उस कलाकार की हत्या के निशान है जो भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान जैसा गाना गाकर मशहूर हो गया था। हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री में ये गाना लॉन्च कर सिंगर अंकित बालियान ने तहलका मचा दिया था। लेकिन इस गाने के रिलीज के करीब 3.5 साल गुजरने के बाद अंकित बालियान को गोलियों से भूनकर मार दिया जाता है। दो 3 साल से कुछ फ़ोन कॉल नहीं, कुछ नहीं, कोई मैसेज नहीं, ऐसे कैसे टारगेट पे हो। तो 2-3 साल पहले की बात है, उसके बाद तो ऐसा कोई कॉल कुछ भी नहीं हुआ। तारीख थी 26 अगस्त, वक्त शाम 5:45, जगह शामली, उत्तर प्रदेश। अंकित बालियान बीती शाम जिम से वर्कआउट करके लौट रहे थे। जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठने लगे, घात लगाए नकाबपोश आरोपियों ने अंकित पर गोलियों की बौछार कर दी। हत्यारों ने गाड़ी पर चढ़कर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। 1 या 2 नहीं, बल्कि 18 से 20 राउंड फायरिंग की गई। हमलावर अंकित पर तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक उन्होंने दम नहीं तोड़ दिया। अंकित के सिर और पेट में 5 गोलियां लगी हैं। शीशे पे देखिए लगातार गोली मारी गई और इसी में जब वो जिम से बाहर निकल रहे थे और सवार हुए तो इस गाड़ी के अंदर जैसे बैठे थे राइट साइड में, ये देखिए यहाँ पर बुलेट के निशान अगर आपको दिखा पाएँ, ये 3 यहाँ पर निशान है। हालांकि 1 दर्जन से ज़्यादा, करीब 12 से 14 गोलियां मारी गई हैं। दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड को ठीक वैसे ही अंजाम दिया गया जैसे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मारा गया था, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। बाहर जैसे गोली चली, हम बाहर भागे तो उसको गोली लगी हुई, डेली आता था 1 साल से। अच्छा, कितनी गोलियां मारी? गोली तो काफ़ी चली थी, कम से कम 10-15 राउंड। अच्छा, कितने लोग थे मारने वाले? 4 लोग भागते थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए शामली पुलिस के साथ साथ यूपीएसटीएफ, क्राइम ब्रांच ने तहकीकात शुरू की। इस बीच हरियाणा के गोगी गैंग ने सोशल मीडिया के जरिए इस हत्या की जिम्मेदारी ले ली। इंस्टाग्राम पर गैंग से जुड़े भोलू शाहपुरिया नाम के शख्स ने एक पोस्ट किया। इसमें लिखा कि शामली में अंकित बालियान के मर्डर की पूरी जिम्मेदारी मैं भोलू शाहपुरिया लेता हूँ। यह हमारे दुश्मनों को साथ देता था। हमारे गोगी भाई के साथ हुई घटना पर इसने गाना बनाया था, इसका अंजाम इसको मिल गया। जिसके बाद यूपी पुलिस की जांच का एक एंगल इस ओर भी मुड़ गया है कि जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद बनाया गाना कि अंकित बालियान की हत्या की वजह बना। वीडियो भी वायरल हुआ है, एक पोस्ट वायरल हुआ, उसमें किसी ने क्लेम किया है कि ये घटना हम लोगों ने कारित की। उनका आरोप ये था कि जब जितेंद्र गोगी की हत्या कोर्ट में हुई थी, उसके बाद से उन्होंने एक वीडियो बनाया था, गाना बनाया था, वो वायरल हुआ था, काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। और टिल्लू ताजपुरिया उनका इशारा था कि उनके लोगों ने ये करवाया था, इसलिए हमने घटना कारित की है। अंकित की पत्नी ने भी जी मीडिया के कैमरे पर यह स्वीकार किया। इस गाने के रिलीज के बाद अंकित को गाना हटाने की धमकियां मिली थी। 2022-23 में जब कोर्ट में गोली गाना है तो 1-2 कॉल आया था हमारे पास, अंकित के पास। उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। अंकित बालियान के परिवार वालों के मुताबिक वो बीते कुछ महीनों में शामली में ही था और पंचायत चुनाव की तैयारियों में व्यस्त था। इस बीच अचानक उसकी हत्या कई सवाल खड़े करती है। अंकित की पत्नी इंसाफ की मांग कर रही है। जिसने ये किया, अगर उनका भी एनकाउंटर नहीं हुआ ना 3-4 दिन के अंदर, या उनको भी वही सजा नहीं मिली जो वो करके गए हैं, तो फिर मैं खुद भी आत्मदाह करूंगी इसी एसडीएम ऑफिस के सामने या तो फिर योगी निवास के सामने। गोगी गैंग ने योगी को चुनौती दी है, जिसका मतलब यही है अब अंकित बालियान के हत्यारे बहुत लंबी दौड़ नहीं लगा पाएंगे। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत योगी फोर्स ने सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूतों के आधार पर कातिलों की तलाश शुरू कर दी है। अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, शामली। आज सोशल मीडिया पर खबर चल रही है 22,000 करोड़ का लोन और पेमेंट सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए। एनसीएलटी के लोन सेटलमेंट ऑर्डर का हवाला देकर के और डॉक्टर सुभाष चंद्रा का नाम लेकर के लोन सेटलमेंट केस को अलग अलग मीडिया हाउसेस और सोशल मीडिया झूठ और बिना फैक्ट जाने शेयर कर रहे हैं। इस मामले पर जी समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने लोगों से आधी अधूरी जानकारी से बचने और सही फैक्ट्स बताने की अपील की। एनसीएलटी के लोन सेटलमेंट ऑर्डर की खबर को लेकर सोशल मीडिया और कुछ मीडिया हाउस जानबूझकर गलत और भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं ताकि लोगों को गुमराह कर सके। मामला 22,000 करोड़ रुपए के लोन सेटलमेंट से जुड़ा है। एनसीएलटी लोन सेटलमेंट ऑर्डर पर जी समूह के चेयरमैन
डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सभी मीडिया प्लेटफॉर्म से सही फैक्ट्स बताने की अपील की। डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि किसी भी लेनदार से 1 रुपए का भी लोन नहीं लिया। लोन लिया दूसरी कंपनियों ने। डॉक्टर सुभाष चंद्रा सिर्फ पर्सनल गारंटर थे। स्पष्ट है कि डॉक्टर चंद्रा ने 22,000 करोड़ रुपए का लोन नहीं लिया। मतलब यहां मीडिया हाउस ने जानबूझकर इस जानकारी को छिपाया। डॉक्टर चंद्रा पर लेनदारों का सिर्फ 3,992 करोड़ के पर्सनल गारंटी का क्लेम है। इनमें से 620 करोड़ का क्लेम सेटल हो चुका है। लेनदारों को और 1,063 करोड़ का सेटलमेंट ऑफर दिया जा चुका है। 24 जनवरी 2019 तक समूह की कंपनियों पर करीब 45,000 करोड़ बकाया था। पर्सनल गारंटी के सामने अब तक 43,000 करोड़ का रीपेमेंट हो चुका है। लोन की बकाया रकम चुकाने पर भी कंपनियों ने सहमति जता रखी। मीडिया हाउसेस ने बिना फैक्ट्स जाने रिपोर्टिंग की और सोशल मीडिया पर भी इसे बिना तथ्य जाने प्रसारित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH brought to you by MDH मसाले।